स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। मानचित्र के माध्यम से मैं आपको कुछ वंशों के बारे में बताऊंगा। इन वंशों के राजधानी आ जाती है या तो आपसे पूछने के लिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि इन वंशों ने भारत के कौन कौन से हिस्सों पर शासन किया था। और जो वर्ष रहेगी, जो सदी रहेगी बताने की, वो हमारी वो 7 से 8वीं सदी के विषय में मैं बताऊंगा। 7 से 8वीं सदी के बीच में, या 9वीं सदी, या कुछ वंश 11वीं सदी में भी थे। कौन कौन से वंशों का शासन भारत के कौन कौन से क्षेत्रों पे था, या कौन कौन से इलाकों पे था। बहुत बड़े उस समय राज्य हुआ करते थे, है ना, जो कि इस समय नहीं है। इस समय स्थिति दूसरी है भारत की, उस समय स्थिति दूसरी थी। तो 8वीं सदी के बारे में, 8 से लेकर के 11वीं सदी के विषय में मानचित्र के माध्यम से आप समझिएगा इनको। इतिहास पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। आप इसे ऐसे समझेंगे तो, ऐसे पढ़ेंगे तो, कई बार बच्चे रटते हैं तो वहां से भूल जाते हैं चीजों को, कि कौन सा वंश भारत के कौन सी स्थिति पे था, कहां पर था, कौन सी नदी के दक्षिण में था या नदी के उत्तर में था। ये पूछ लिया जाता है, या दिशाओं को लेकर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, छोटा सा सेगमेंट है, क्लास में अंत तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, ये मानचित्र है आपके सामने। तो कुछ वंशों को मैंने लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है, जो कि कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आप जानते ही है कौन सा है, कश्मीर का। जम्मू कश्मीर है, ये हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है। इस जम्मू कश्मीर में 7वीं सदी में 2 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले जो जिस वंश ने शासन किया उसका नाम था कारकोट वंश, और कारकोट वंश के पतन के बाद दूसरा वंश कौन सा आया था, उत्पल वंश। ये दोनों वंश आप कश्मीर में लिख लीजिएगा, कश्मीर के प्रसिद्ध जाने माने वंश रहे। और कारकोट वंश के तो एक राजा थे, काफी प्रसिद्ध राजा थे, विद्वान राजा थे, लालितादित्य नाम के एक राजा थे। उनके विषय में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको हिस्ट्री में। मेरा उद्देश्य इस क्लास में बताने का आपको सिर्फ वंशों के विषय में, कौन कौन से वंश भारत के कौन सी स्थिति में थे उस समय, कौन सी सदी में। हेडिंग आप डाल सकते हो। देखिए, 8वीं सदी से मैं बात कर रहा हूं, कुछ वंशों में लेकर के 12वीं सदी के मध्य में। ठीक है, 8वीं सदी से 12वीं सदी में क्या स्थिति थी भारत की, भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की भी बताना चाह रहा हूं, तो आप समझे। ये 7वीं सदी में था, 7 से 8वीं सदी के मध्य में ही था, लेकिन स्टार्टिंग 7वीं सदी में होती है। सबसे पहला कारकोट वंश शासन करता है, उसके अलावा उत्पल। यही नहीं कि 7वीं सदी में यही थे, इसके अलावा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो और भी अन्य वंश आए थे, लेकिन इनको पढ़ लिएगा सदी के हिसाब से एग्जैक्ट। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, पंजाब से नीचे हरियाणा राज्य था, और हरियाणा राज्य में एक वंश था जिसका नाम था वर्धन वंश। ये हरियाणा राज्य में था। जहां इस समय हरियाणा है, उस समय 7वीं सदी में एक वंश की स्थापना होती है, और उस वंश का नाम था वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी भी इधर बनाई गई थी, थानेश्वर नाम की, सबसे पहले। और वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक थे, प्रसिद्ध शासक थे, जिनका नाम था, क्या नाम था वर्धन वंश के, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने स्थापना करी थी। सात, वैसे तो इनके पिताजी ने इस वंश की स्थापना करी, लेकिन मुख्य और प्रसिद्ध शासक जो माना जाता है, कहा जाता है, वर्धन वंश में कौन सा था, हर्षवर्धन। ठीक है, अब हरियाणा के, पंजाब के नीचे बात करेंगे तो कौन सा है, दिल्ली है, जहां पे भारत की राजधानी उस समय भी और आज भी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो दर्शाया है, ये कौन सा है, दिल्ली का। तो दिल्ली में मैंने बताया है आपको एक पॉइंट 11वीं सदी के बारे में। कौन सी सदी, 11वीं सदी के बारे में। तो 11वीं सदी में दिल्ली में कौन सा वंश था, चौहान वंश शासन करता था। चौहान वंश था, वत्सराज नामक एक शासक थे, उन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। बाद में इसी वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके पढ़ते हैं हम। तो तीसरे नंबर वाले थे, जिनका युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ था। तराइन की पहली लड़ाई 1191, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। ठीक है, तो चौहान वंश ने कहां पर शासन किया भारत में, तो चौहान वंश ने दिल्ली पर शासन किया, जो कि इस समय राष्ट्रीय राजधानी, उस समय भी मुगलों की और दिल्ली सल्तनत वालों की राजधानी थी। ठीक है, तो 11वीं सदी में, सदी लिख लीजिएगा, 11वीं सदी की बात कर रहे हैं। इधर बात करेंगे विंध्याचल पर्वत, यहाँ बीच में मध्य में। तो यहाँ पे एक वंश था बहुत फेमस, चंदेल वंश। जेजाक भुक्ति बोलते थे, जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश। ठीक है, शासकों के नाम से ये जाना जाता था, चंदेल वंश। और आप समझ ही रहे हैं, ये चंदेल वंश कहाँ पे था, एमपी में। मध्य प्रदेश लिख लेंगे, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का शासन था। कौन से समय में, 7वीं और 8वीं सदी के ही समय में। ठीक है, लिख लेना। चंदेल वंश का संबंध कौन से राज्य से रहा, मध्य प्रदेश से, वर्तमान मध्य प्रदेश से, उस समय का भी हिस्सा मध्य प्रदेश था। पर्वत श्रृंखला में आता है कई बार, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे शासन करते थे ये लोग।
कौन सी पर्वत श्रृंखला पे? विंध्याचल होकर के निकलती है यहाँ से। ठीक है, लिखते चलो आराम से एक एक पॉइंट। अब इधर आ जाते हैं गुजरात में। ये कौन सा हिस्सा है हमारा? गुजरात का। जो आपको दिख रहा होगा जी, गुजरात है हमारा। तो गुजरात में देखिए एक वंश आता है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश आप कभी पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो ये गुजरात में ही मिलेगा, और सदी 8वीं थी। कौन सी सदी थी? 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार। जो गुर्जर शब्द है था इसी से गुजरात का नाम बना है, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। जो गुजरात नाम आया है वो कौन सी शब्द से आया है? गुर्जर से आया है। ये इनकी शाखा थी यहाँ की, तो पूरा नाम था वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सी सदी में था इसका उल्लेख? 8वीं सदी में इस वंश का। इसके बाद आगे जब चलता है समय काल तो दूसरा वंश यही गुजरात से शासन करता है जिसका नाम था चालुक्य वंश। ये भी बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना, चालुक्य वंश। इसका भी संबंध कहां से था? गुजरात से था। ठीक है, और इसी वंश को दूसरे नाम से भी जाना गया, क्या कहा गया? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश भी लिख लेना इसका नाम, सोलंकी वंश के नाम से इसको जाना गया। और चालुक्य या सोलंकी वंश का जो उल्लेख आता है वो 11वीं सदी में आता है गुजरात में। ठीक है, ये 8वीं सदी में था और ये 11वीं सदी में था। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बस आपको वंश बताने, इतिहास पढ़ने में आसानी होगी आपको। कभी भी इतिहास आप पढ़ेंगे, याद करेंगे इन वंशों को तो समझ जाएंगे कौन सी राज्य की बात हो रही है। राष्ट्रकूट वंश बहुत फेमस था, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है कौन सी वर्ष में? ये मैंने लिखा हुआ 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। और ये कौन सा राज्य है जहाँ पे? ये वाला राज्य आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इस वंश ने शासन किया बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे शासक आए, और राष्ट्रकूट वंश ने ही महाराष्ट्र में, आप पढ़ते होंगे, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा की चट्टानों को काट करके मंदिरों का निर्माण कराया, भगवान शिव के मंदिरों का। उसमें जैन धर्म की मूर्तियां भी मिलती हैं, बौद्ध धर्म से भी संबंधित वो मिलते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध हैं एलोरा और अजंता की गुफाएं, जो कि राष्ट्रकूट के शासकों के द्वारा चट्टानों को कटवा करके मंदिरों का अलग अलग निर्माण कराया गया था। तो इसे याद रखना। कौन सी सदी की बात हो रही है? 752 तो समझ गए आप, 8वीं सदी चल रही है। कौन सी सदी है? 8वीं सदी में शासन करता था भारत पर, भारत के महाराष्ट्र पर कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। ये मैंने लिखा भी है, राष्ट्रकूट वंश 8वीं सदी पर महाराष्ट्र में स्थापना करी थी दंती दुर्ग ने, और राजधानी थी मान्यखेट इसकी। मान्यखेट राजधानी थी, कहीं कहीं राजधानी मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बताने का उद्देश्य वंशों का, कुछ एक वंशों का, पूरे भारत में तो नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो था यहाँ पे मगध। सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध राजवंश। राज्य का मतलब राजा शासन करते थे मगध पर, लेकिन ये कब की बात है? ये बात है ईसा पूर्व की बात है। मगध राजवंश पर 4 अलग अलग वंशों ने शासन किया है ईसा पूर्व में। सबसे पहले जो शासन करता है मगध पर, जिसने स्थापना करी 16 महाजनपदों के बाद, तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, एक राज्य था, एक देश था। ये देश भी कह सकते थे उस समय, राज्य कह सकते हैं, जो भी आप। तो देखिए मगध राजवंश बहुत ताकतवर शक्तिशाली राज्य था, जो कि इस समय बिहार के अंतर्गत का हिस्सा है। कौन से राज्य का? बिहार के अंतर्गत का हिस्सा है मगध राजवंश। मगध राजवंश से सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद शिशुनाग वंश ने, उसके बाद नंद वंश ने, और उसके बाद मौर्य वंश ने। इन चारों वंशों ने मगध राजवंश पर शासन किया था। ऐसे आप पढ़ेंगे मानचित्र के माध्यम से, आसानी रहेगी आपको समझने में और याद करने में। ठीक है, इनको समझ लीजिएगा, इसी तरीके से मानचित्र बनाइएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, कभी गलत नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो मगध राजवंश था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये 3री-4थी शताब्दी के आसपास के समय काल की मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व में। उस पुस्तक को देना हिस्ट्री की को उठा के, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ आगे, तब तक देखते हैं हम अगले वंश की बात करते हैं। यही इसके पड़ोस में कौन सा राज्य है हमारा? उड़ीसा है। इस साइड में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, लेकिन समझ आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा राज्य है जहाँ पे उड़ीसा है। तो उड़ीसा राज्य में एक वंश शासन करता था जिसका नाम, वंश का नाम है क्या? कलिंग। उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ध्यान रखना, कलिंग के नाम से कई बार लड़ाइयां पूछी जाती हैं। कलिंग की लड़ाई सम्राट अशोक ने लड़ी थी, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत था, और उड़ीसा पे उस समय जो राजा शासन करता था उसका नाम था नंदराज। कौन सा शासन करता था? नंदराज। ये मगध का समकालीन राज्य था उड़ीसा भी। ठीक है, कलिंग नाम से फेमस था, क्योंकि कलिंग की एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 261 BC में।
261 BC में बहुत प्रसिद्ध लड़ाई थी, सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य में, ऐसा उल्लेख मानते हैं। एक तरफ से अशोक लड़ा और दूसरी तरफ से नंदराज लड़ा था। कहीं कहीं खारवेल का उल्लेख आता है कि खारवेल नामक शासक था जैन धर्म को मानने वाला, यहाँ पे है ना, अलग अलग पुस्तकों में दे रखा है। तो ये भी 261 में 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है, तो याद रखिएगा कलिंग के विषय में, ठीक है। अब आते हैं बिहार का पड़ोसी इधर में बंगाल, ये वाला बंगाल राज्य, ठीक है। कौन सा राज्य जी? बंगाल आपका। तो बंगाल में सबसे पहले सेन वंश ने शासन किया, सेन वंश के बाद पाल वंश, ठीक है, बंगाल में लिख लेना। 8वीं सदी और 10वीं सदी में दोनों वंश आए। पाल वंश था 8वीं सदी में। पाल वंश कौन सी सदी में था बंगाल में? 8वीं सदी में शासन किया पाल वंश ने, जिसकी स्थापना गोपाल नामक शासक ने करी भाई साहब। उसके बाद दूसरा वंश आता है इसी में, सेन वंश आता है पाल वंश के बाद। इसकी स्थापना सामंत सेन ने करी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और सामंत सेन की राजधानी काशीपुर या लखनौती थी। लखनौती भी याद रखना है ना, ये लखनौती इन्होंने राजधानी बनाई थी, किन्होंने? सेन वंश के शासकों ने। सेन वंश ने 10वीं सदी में शासन किया था और पाल वंश ने 8वीं सदी पर, लेकिन दोनों ने कहाँ पे शासन किया? बंगाल पर। दोनों ने कहाँ पे शासन किया? बंगाल पर दोनों ने शासन किया था वंशों ने, ठीक है, लिखिएगा आराम से। अब कौन सा रहा है इसमें से? अब इसमें से आ जाते हैं दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण भारत का है भाई साहब। दक्षिण भारत में 9वीं सदी में एक बहुत प्रसिद्ध राजवंश था जिसका नाम था चोल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत में एक नदी बहती है पेन्नार और एक वेल्लार, इन नदियों के मध्य में था ये राज्य। पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य में था, जिसका नाम चोल साम्राज्य के नाम से पढ़ते हैं हम। 9वीं सदी में इसका उल्लेख, या 9वीं सदी में इसने शासन किया। राजधानी इसकी तंजौर थी, जो कि कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। राजधानी क्या थी? तंजौर, जो कि कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। और कपास को दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे तो कपड़े का उत्पादन या कपड़े का व्यापार सबसे ज्यादा यहाँ से किया जाता था। अलग अलग देशों में, श्रीलंका में खासतौर पर, जो भी हिंद महासागर से लगे हुए और अन्य देश हैं उनमें भी, ठीक है। तो चोल राजवंश ने जो शासन किया वो 9वीं शताब्दी में था ये, और कौन से राज्य में था? तमिलनाडु राज्य में। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का जो पड़ोसी राज्य है इसमें था एक वंश चेर वंश, और दूसरा कौन सा वंश था? पांड्य वंश। चेर वंश और पांड्य वंश ये भी दक्षिण भारत के वंश है, आपको इतिहास में मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब संभावना ऐसी है कि एक एग्जाम को मेंटलिटी के तौर पर यदि आप देखेंगे तो सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीएस में से कहीं से भी आ सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको भारत के इतिहास के विषय में मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सदियों में कौन कौन से वंशों ने शासन किया भारत के अलग अलग हिस्सों पर। वही मेरी बताने की इसमें कोशिश है। आप 2 बार 3 बार इसे पढ़िएगा तो ये याद होंगे। तो एक पहला वंश चेर वंश और दूसरा वंश पांड्य वंश, ठीक है। अब देखो, इसकी राजधानी थी मुरेंद्र नामक राजधानी थी, और पांड्य वंश की मुदेर नामक राजधानी थी। दोनों के दोनों कौन से राज्य पे शासन किए? केरल। आप देख ही रहे होंगे कौन सा राज्य है? केरल है। ये वाला जो राज्य है वह है आपका केरल। तो केरल में शासन किया चेर वंश ने और पांड्य वंश ने। और चोल साम्राज्य कौन से राज्य के अंतर्गत पढ़ लेंगे? आज के डेट में पढ़े तो तमिलनाडु। कब की बात है? ये 7वीं 8वीं सदी की बात है, ठीक है। 7वीं 8वीं सदी लिख लेना इन दोनों राज्यों में। और यहाँ मैंने लिखा है आपको 9वीं सदी का उल्लेख यहाँ पे किया रखा है। जैसे ऊपर कुछ पॉइंट लिख दे मैंने। वर्धन वंश 7वीं सदी में था, थानेश्वर राजधानी थी, हर्षवर्धन मुख्य शासक था। चौहान वंश 7वीं सदी में था, दिल्ली में, इसका मुख्य शासक पहला शासक वासुदेव था। मुख्य शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात में था, ठीक है, सबसे पहला। और उसके बाद दूसरा भी बताया मैंने, चालुक्य वंश, ये 8वीं सदी में था और ये उसके बाद की सदी में था। और राष्ट्रकूट वंश ने कहाँ पे शासन किया 8वीं सदी में? राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं सदी में किया महाराष्ट्र पर शासन किया था। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा सेगमेंट था, सिर्फ ये बताने का मानचित्र के माध्यम से कि इन राजवंशों ने भारत के इन हिस्सों पर शासन किया था 8वीं में या 9वीं में या 10वीं में या 11वीं में। इस प्रकार से मानचित्र के माध्यम से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और आपको इतिहास पढ़ने में, इतिहास समझने में और विदेश से जो आक्रमणकारी थे उनके आने में आपको मदद मिलेगी। आने का मतलब है कि वो कौन सी रास्ते से आए, कौन सी राज्य में सबसे पहले आक्रमण किया, कौन सी वर्ष पे किया था, उस समय कौन सा शासक था, है ना। ऐसे देखो प्रश्न कैसे बनता है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझो। उत्तर भारत में जब वर्धन वंश शासन कर रहा था, उत्तर भारत लिखेगा एग्जामिनर तो, हरियाणा ये वाले उत्तर के राज्य। उत्तर भारत में जब वर्धन वंश शासन कर रहा था उस समय दक्षिण भारत में कौन से वंश शासन कर रहे थे?
या दक्षिण भारत में उस समय ये वंश शासन कर रहे थे, उस समय उत्तर भारत में कौन सा वंश था, या उत्तर भारत में ये वंश था उस समय पूर्वी बंगाल में, या पूर्वी भारत में कौन से वंश शासन कर रहे थे, या गुजरात में कौन सा वंश शासन कर रहा था 8वीं सदी में, है ना। इस हिसाब से पूछ लेता है। या पहला आक्रमणकारी जो भारत आया, पहला आक्रमणकारी जो भारत आया वो कौन सा आया था, मोहम्मद बिन कासिम। एक चीज और बता दें, चलो पहला आक्रमणकारी आ गया है तो देख ही लो यहाँ पे आप। तो ये राजस्थान वाला हिस्सा है जो छोड़ दिया अभी, हाल फिलहाल राजस्थान के वंशों के बारे में बताएंगे आपको जो शासक रहे आगे चल के, है ना। तो देखिए भारत में जो पहला आक्रमणकारी आया, कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद बिन कासिम आया, मिटाने के लिए देना, वो कहाँ का पड़ा सा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अब देखो प्रश्न कैसे पूछ लेता है आपसे टफ एग्जाम में, अगर जाएंगे डिटेल में पढ़ने। तो ये हमारा राजस्थान है, ये गुजरात है, ये पंजाब आपको दिख ही रहा है भारत का, ये कश्मीर ऊपर, हिमाचल, और ये सारे राज्य बना रखे हैं मैंने। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो कहाँ पे किया था, बताइए कहाँ पे किया था, कमेंट बॉक्स में बताना तुम तब तक, लेकिन मैं अभी हाल ही बता देता हूँ आपको। तो इस हिस्से में एक देश मुझे बताना पड़ेगा आपको, यहां से करके अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, ऐसे बना दूं, तो ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा कश्मीर के इस साइड में, ये आ जाएगा आपका पाकिस्तान। कौन सा देश आ जाएगा यहाँ पे, पाकिस्तान आ जाएगा सर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूं आपको समझाने के लिए, गुर्जर प्रत्यार वंश को हटा देता हूं थोड़ा सा, ये आपने समझ लिए होंगे, लिख लेना बाद में वीडियो को रिपीट करके, ठीक है। इसे भी हटा दें, सोलंकी वंश को। अब देखो एक जो राज्य है ना पाकिस्तान की स्थिति में जो पड़ता है, वो राज्य यहाँ कहीं पड़ता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्थान गुजरात के आसपास के इलाकों में पड़ता है, मतलब गुजरात, अरब सागर के साइड में ये वाला राज्य है। इस राज्य का नाम है, ऐसे करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जो कि बड़ा राज्य था। ठीक है, ये बड़ा राज्य बताते हैं आपको, ये बड़ा राज्य था, और राज्य का नाम था सिंध प्रांत। ठीक है, और इसका एक प्रांत था, एक प्रांत का नाम था थट्टा प्रांत, बहुत प्रसिद्ध। और इसके एक बंदरगाह का नाम था, बंदरगाह भी बता दूं, बंदरगाह था इसका देवल बंदरगाह। ठीक है, ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं प्रश्न बताऊंगा आपको कैसे डिटेल में प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो आक्रमण भारत पर हुआ, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर हुआ, या मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जो भारत में आए सबसे पहले, वो इसी रास्ते से भारत में प्रवेश किया सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इस समय के पाकिस्तान में आए थे वो, उस समय के हिंदुस्तान में आए थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान तो 1947 में बने भाई साहब, आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं कौन सी वर्ष, 712 ईस्वी। 712 का मतलब हो गया 8वीं सदी चल रही है इस समय। कौन सी सदी चल रही है, 8वीं सदी चल रही है। ठीक है, सदी में पढ़ेंगे तो वर्ष में पढ़ेंगे तो 712 पढ़ सकते हैं आप। तो 712 ईस्वी में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो कौन से राज्य पर हुआ, सिंध प्रांत पर हुआ था। ठीक है सर, और सिंध प्रांत किससे सीमा बनाता, अरब सागर से, और ये सबसे पश्चिमी राज्य था उस समय का भारत का। अब पश्चिमी तो होगा ही भाई, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब, हमारे 3 राज्य। अब इससे इधर और आएंगे तो पाकिस्तान में ही आएंगे अब तो इस समय के हिसाब से। तो इस समय के हिसाब से पाकिस्तान में आएंगे, या उस समय के कौन से हिसाब से, 8वीं सदी के हिसाब से। तो कौन सा राज्य है, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण जो एक इसका एक इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका नाम है थट्टा। प्रमुख मतलब इसकी राजधानी भी हुआ करती थी ये। ठीक है, और इसका बंदरगाह कौन सा था, देवल बंदरगाह। क्योंकि सिंध प्रांत की जो सीमा लग रही है वो किससे लगी है, अरब सागर से सीमा लगी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो सबसे पहला जो आक्रमणकारी था, इसे हम यहां से मैं हटा दूं थोड़ा सा, सबसे पहला जो आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया 712 ईस्वी में। और कौन से राज्य पर आक्रमण किया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, सिंध पर आक्रमण किया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पे आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया था।
ठीक है। और कौन सी वर्ष में किया था? 712 में। 712 वर्ष हो गई, और सदी पूछी जाएगी तो 8वीं सदी उत्तर दे सकते हो आप, 8वीं सदी में। ठीक है। तो ये भारत का कौन सा राज्य था? सबसे पश्चिमी राज्य। अगर बंदरगाह आएगा तो कौन से बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था? देवल बंदरगाह पे। कौन से प्रांत पर कब्जा कर लिया था, मतलब कौन सा इलाका था इसका सबसे बड़ा राजधानी? थट्टा प्रांत पर कब्जा कर लिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि भाई सबसे पहला जो अरब आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, या मोहम्मद बिन सांबी इसके नाम को जाना जाता है। तो इसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, जो कि अरब सागर से सीमा बना था। इसके जो स्थिति बता दी है। अब पूछ लेता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 8वीं सदी के समय चलते, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत के कौन कौन से हिस्सों में अलग अलग कौन कौन सी राजवंशों का शासन था? वो ऑप्शन दे करके पूछेगा तो आप बताएंगे 1 सेकंड में। क्या 8वीं सदी में ये व्यवस्था थी भारत के अंदर? दक्षिण में ये वाले वंश थे, उत्तर में ये वाला वंश था, पूर्व में ये था, कश्मीर में ये वंश शासन कर रहा था। जो कि मैंने आपको कश्मीर के वंश, उत्तर के वंश, गुजरात का वंश और महाराष्ट्र के वंश, दक्षिण भारत के मगध वाली स्थिति काफी पुरानी स्थिति है। ठीक है। सेन वंश हो गए 8वीं सदी 10वीं सदी में। तो यह स्थिति थी। ऐसे करके हम पढ़ते हैं। तो इनको पढ़ने में मानचित्र से जब ड्रॉ करके अपने कॉपी पे हम नोट्स बनाते पढ़ते हैं तो मदद मिलती है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो ये छोटा सा सेगमेंट था, सिर्फ मानचित्र के माध्यम से इतिहास के वंशों को आपको बताने की। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य शेयर करना ना भूलें क्लास को। सभी को नमस्कार, राधे राधे।